हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी सर पटना से। और आज का यह वीडियो क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 15 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने वाला हूं ना, बताने वाला हूं ना, समझाने वाला हूं ना, जो आपके एग्जाम में पूछने का पूरा चांस है। मतलब जो अगले साल आप एग्जाम दोगे इस बार, तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, बहुत चांस बनता है वो। और ऐसा नहीं कि बस ये बातें मैंने बस आया और ऐसा करके हा 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 हवा में बोल दिया, नहीं, बल्कि मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत होती है, इसलिए मैं दिखाऊंगा आपको कि देखिए ये पीछे के साल में पूछा भी है, आगे भी पूछेगा। और एक्चुअली ये चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर 1 to 3 का होने वाला है, पहला दूसरा तीसरा का, तीनों से 5-5 क्वेश्चन लाया हूं, टोटल 15 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है ना कि पीछे के कई साल में पूछा गया। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज और कि हम लोग का ये व्हाट्सएप नंबर है मेरे स्टूडेंट्स 9905948008, या कॉल का भी नंबर है। आप इसे मोबाइल में सेव करके ना हमारे व्हाट्सएप पे हेलो हाई भेज दीजिए, ताकि पीडीएफ वगैरह या ग्रुप्स वगैरह कुछ भी हो तो हम भेजते रहें आपको, वहां पे लिंक वगैरह या पीडीएफ जो भी हो भेजते रहें उस पे ग्रुप में। और दूसरा, एमिंग हाई हिंदी हम लोग का टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट क्लास का लिंक और समय समय पे पीडीएफ वगैरह सब शेयर करते हैं, तो इसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन से अच्छे से। और देखिए ये क्वेश्चंस का एक और मकसद है कि अभी मैं ना स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए मध्य बैच, मतलब कि 4 महीनों में पूरा फिजिक्स में खत्म करने वाला हूं। एमिंग हाई जो ऐप है हम लोग का, वहां पे। और वैसे अगर आप उसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो अभी जो नंबर दिया उस पर कॉल कर लीजिएगा। तो जो मध्य बैच में शुरू करने जा रहा हूं ना, उसमें मुझे लगा कि बच्चों को मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस मैं दूंगा। तो जब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन वहां तो दूंगा ही, तो उसके कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट वाले, वो इस वीडियो में बता रहा हूं। तो चलिए बढ़िया से पढ़िए, और कितने क्वेश्चन का आंसर पता था वो ही बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, मुक्त आकाश की परावैद्युतांक या परावैद्युतता क्या होती है? भाई साहब कई बार पूछा है। जो फ्री स्पेस होता है, मुक्त आकाश, उसकी मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम भी कई बार बोलता है, कई बार एयर भी बोलता है, हवा, निर्वात भी बोलता है, हवा भी बोलता है, और मुक्त आकाश भी कई बार बोलता है। उसका कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 9 इंटू 10⁻9 में गलती मत करिएगा। आपसे पूछा रहा है परमिटिविटी, परावैद्युतांक, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू पूछी जा रही है, समझ रहे हैं ना? और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। हाँ, पिछले साल एग्जाम में ना 1/4 पाई एप्सिलॉन भी पूछ दिया था। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, लेकिन सिर्फ एप्सिलॉन की वैल्यू की बात करें तो ये होता है, याद रखेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस है ना, सबसे रिलेटेड में थोड़ा एक्स्ट्रा बताते जाऊंगा। जैसे यहां पे एक्स्ट्रा बता दिया ना कि एप्सिलॉन की वैल्यू ये होती है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू ये होती है, मतलब 9 इंटू 10⁻9 जो भी है, तो ऐसे होती है। तो ये मैं एक्स्ट्रा ही बताते चलूंगा। कितना क्वेश्चंस आपको पता था बताइएगा, और अगर आपको पहले ही आंसर पता है हमारे बताने से पहले, तो भी कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, देखूंगा एक एक बच्चों का नाम मैं बढ़िया से। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, देख रहे हैं ये 10 में पूछा, 11 में, उसके बाद भी कई साल में पूछा है। ये भी पूछता है एग्जाम में, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? तो ये संरक्षी होता है, यानी कि कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है कि जब कोई चार्ज यानी आवेश रुका हुआ होता है ना, तो उसके चारों ओर जो क्षेत्र बनता है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको बोलते हैं स्थिर विद्युतीय क्षेत्र या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, संरक्षी नेचर का होता है, ठीक है। तो चलिए, वही अगर चार्ज चलेगा तब एक अलग बात हो जाएगा, लेकिन जब स्थिर विद्युतीय क्षेत्र की बात होती है तो वो हमारा कंजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, 3 नंबर का आंसर देखिए। 3 नंबर भी पीछे के साल में 10 में, 16 में और भी पूछा जा चुका है। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, यानी जब कोई आवेश एक समान वेग, एक समान वेलोसिटी से चलेगा तो क्या उत्पन्न करेगा? केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए मैं बताता हूं, सुनिए। यानी कि जब कोई चार्ज मूविंग होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक वेलोसिटी से, तो क्या उत्पन्न करेगा? तो देखिए, अगर कोई चार्ज रेस्ट में होता है, रुका हुआ, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, या हिंदी में सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कब? जब रुका हुआ हो तब। लेकिन वही चार्ज, वही आवेश जब एक समान वेलोसिटी से चलने लगता है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युतीय क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन में वही कह रहा है कि एक समान वेग से चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों को मिलाकर के बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र।
याद रखेंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि अगर अस्थिर आवेश रहेगा तो वो क्या उत्पन्न करेगा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान वेग से चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और वहीं जब ये चार्ज का वेग बदलेगा यानी इसमें एक्सीलरेशन यानी त्वरण होगी, जब बदलेगा इसका वेग ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नहीं बल्कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। याद रखेंगे ये बात। रेस्ट में रहेगा सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र, एक समान वेग से चलेगा विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और त्वरण इसमें रहेगा, एक्सीलरेशन, इसकी वेग बदलेगी, तब जाकर के इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, तीसरा के बाद चौथा, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान हमेशा शून्य होता है। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है ना, कि कोई भी चालक का बना हुआ गोला हो, चाहे खोखला हो या भरा हुआ हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि यहां खोखला लिखा हुआ है, ठीक है, हॉलो लिखा हुआ है यहां पे, लेकिन कोई भी कंडक्टर हो जो चालक हो तो अंदर में, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है सिग्मा बटा सेलेनॉइड। याद रखिएगा, सतह पे सिग्मा बटा सेलेनॉइड और अंदर में, चालक के अंदर में हमेशा विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 4 के बाद 5वां, आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसको सब्जेक्टिव में भी पूछा है बच्चों कि पृष्ठ घनत्व क्या होता है। देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सतह है और इस सतह को मैंने आवेशित कर दिया, ठीक, तो इस सतह के एक क्षेत्रफल में, एक एरिया में, इस सरफेस के एक एरिया में कितना चार्ज है उसको बोलते हैं सतह का आवेश घनत्व, आवेश का सतह घनत्व, ठीक है, पृष्ठ घनत्व। तो वो निकलता है बच्चों आवेश बटा क्षेत्रफल से कुल आवेश टोटल चार्ज, कुल आवेश टोटल चार्ज, अब आई कहां गया टोटल एरिया, ये 20 का आंसर होगा, कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल। देख रहे हैं, इसका ऐसा ही मात्रक भी एग्जाम में पूछा है। तो चार्ज का हो गया कूलम्ब, क्षेत्रफल का नीचे में मीटर स्क्वायर, तो या तो लिखिए कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर या यही ऊपर जाके बनेगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। आया समझ में आपको मैंने क्या बोला? तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है बच्चों वो कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल के बराबर होगा। वही बोलेगा रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो कुल आवेश बटा कुल रेखा की लंबाई यानी कुल लंबाई। आयतन घनत्व बोलेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन में जब आवेश रहेगा अंदर भी आयतन में, तो कुल आवेश बटा कुल आयतन, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम। समझ में आ गया? तो 3 तरह का आवेश घनत्व मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है, रैखिक आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व और आयतन। रैखिक में आवेश यानी चार्ज बाई लेंथ, लंबाई, इसमें आवेश बटा क्षेत्रफल, चार्ज बाई एरिया, और उसमें चार्ज बाई वॉल्यूम यानी आवेश बटा आयतन, वो आयतन घनत्व ये होता है। और ये होता है बच्चों क्षेत्रफल, और आवेश बटा लंबाई होता तो वो रैखिक आवेश घनत्व होता। चलिए 6 नंबर, चैप्टर 1 से 5 क्वेश्चन खत्म हो गया, अब चैप्टर 2 में आ रहे हैं। भैया ये क्वेश्चन तो इतना भदौरिया पूछा है आज तक, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को ना भदौरिया टाइप का भर भर के पूछा है भाई। कह रहा 64 समरूप बूंदे हैं, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप, सबका कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड है और मिलकर के बड़ा ड्रॉप बन गया, यानी 5-5 माइक्रोफैराड का 64 को बूंद मिलकर के बड़ा बूंद बन गया, तो उस बड़ा बूंद का कैपेसिटी यानी धारिता क्या होगी? तो एक फॉर्मूला मैंने क्लास में पढ़ाया था कि सी बिग यानी बड़े वाले की जो धारिता होगी वो n का पावर 1/3 यानी जितना बूंद को मिला है उसका पावर 1/3 इंटू सी स्मॉल। ये फॉर्मूला याद आ रहा है? ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा। तो n कितना है? 64 बूंद है, देखिए 64 ड्रॉप है, तो 64 का पावर 1/3 हो गया। और सी स्मॉल छोटका का कैपेसिटेंस कितना है? 5 माइक्रोफैराड, तो 64 का पावर 1/3 तो 4 होता है, 4 4 16 16 64, 4 25 20 माइक्रोफैराड इसका आंसर हो जाएगा सी। देख लीजिए, इसी में अगर डाटा बदल के दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो बना दीजिएगा ना, डाटा बदल के पूछेगा तो इजिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 7 नंबर, देखिए विद्युत क्षेत्र ई का एसआई मात्रक। अब देखिए ई के एसआई मात्रक से ना फर्स्ट चैप्टर से भी काफी क्वेश्चन पूछता है, सेकंड से भी। अब देखिए ई का एक फॉर्मूला होता है F/Q, जिससे क्वेश्चन कई बार पूछा है, जो मैं शॉर्ट्स डालता हूं यूट्यूब पे एमिंग हाई हिंदी चैनल पे, उस पर आप देखिएगा, ठीक।
और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है ई का, वोल्टेज बाई लंबाई, ये भी एक फॉर्मूला होता है, वोल्टेज बाई लेंथ। तो यहां से खुद देखिए कि वोल्टेज का मात्रक हो गया वोल्ट, लंबाई का मीटर, तो यहां से ई जो वैद्युत क्षेत्र है उसका मात्रक हो गया वोल्ट पर मीटर, एसआई यूनिट। देख रहे हैं, वोल्ट पर मीटर। और इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो ऊपर में एफ का हो गया न्यूटन, बल का न्यूटन, चार्ज का कूलम्ब, तो यहां से न्यूटन पर कूलम्ब भी होता है। तो न्यूटन पर कूलम्ब बोलिए या वोल्ट पर मीटर, दोनों होता है, और दोनों एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो यहां पे वोल्ट पर मीटर है तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, ये क्वेश्चन 10-19 में पूछा गया है बच्चों, 10-19 सब में। ये सब का पीडीएफ वगैरह चाहिए ना, तो एमिंग हाई ऐप का जो नया वाला ऐप बनाए है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा एमिंग हाई ऐप का, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहां इसका पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, पढ़िए, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता। देख रहे हैं क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो कभी भी किसी भी कैपेसिटर के प्लेट के बीच अगर परावैद्युत पदार्थ डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं, याद रखिएगा, कभी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट के बीच जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है k गुना। जैसे प्लेट के बीच में जब हवा होता है तो धारिता होता है ए अपसले नॉट बाई डी। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन वहीं जब इसके बीच हम परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं तो इसकी धारिता के गुना बढ़ जाती है। अब के हो जाता है फॉर्मूला में और गुना, ए अपसले नॉट बाई डी इंटू के हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ जाती है, याद रखिएगा। कभी कभी ना ये नहीं पूछेगा कि परावैद्युत पदार्थ डाले हैं, कभी कभी बोलेगा कि अभ्रक डाल दिए, कभी कभी बोलेगा कि शीशा का छड़ डाल दिए, शीशा डाल दिए। तो सब परावैद्युत पदार्थ होता है, और परावैद्युत पदार्थ डालेंगे तो धारिता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 8 के बाद 9 में देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा है 19 में, 21 में, 22 में, आगे के साल में भी पूछेगा, आप लोग इसमें भी पूछेगा। ये सबसे जितना दे रहा हूं ना उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन चांस है कि लड़ जाएगा। करा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो जब कोई भी चालक को आवेशित करते हैं, चैप्टर 2 में मैंने पढ़ाया है, कैपेसिटर में, संधारित्र में, तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें ऊर्जा जमा होता है हाफ CV², याद है। और C की वैल्यू अगर पुट कर दूंगा, C बराबर Q/V होता है ना, Q इक्वल टू CV, तो C की वैल्यू पुट कर दूंगा तो एक नया फॉर्मूला निकलेगा हाफ QV, ये भी निकलेगा। C की वैल्यू Q/V पुट करेगा तो एक V से एक V कट जाएगा तो हाफ QV। अब V की वैल्यू पुट करिएगा तो भी एक फॉर्मूला निकलेगा Q²/2C। तो लेकिन मेन ज्यादा यूज यही फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू C होता है इसकी धारिता, कैपेसिटेंस, और V होता है वोल्टेज। ठीक है, V होता है वोल्टेज यानी विभव उसका, तो हाफ CV²। इसका आंसर B हो जाएगा। 9वां के बाद 10वां, बताइएगा कितने प्रश्न का आंसर आपको याद था। कह रहा है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग। संधारित्र को जब आवेशित करेंगे तो संग्राहक पट्टिका किसको बोलते हैं, जिसमें प्लस आवेश जमा होता है, और एक जिसमें मेरे बच्चों माइनस आवेश एक में जमा होता है, यही होता है ना। तो कहा जाता है कि दोनों पे जो आवेश जमा हो रहा है, दोनों पे जो चार्ज जमा हो रहा है, दोनों प्लेट पे, इसका जोड़ क्या होगा। तो आपको तो पता होगा कि एक पे जितना प्लस जमा होता है दूसरे पे उतना माइनस, और दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने से आ जाएगा 0। शून्य नहीं, सुने होंगे ना कि एक प्लेट पे +10 माइक्रोकूलम अगर चार्ज जमा हुआ तो एक प्लेट पर जो संधारित्र होता है कैपेसिटर, उसके दूसरे प्लेट पे -10 माइक्रोकूलम का आवेश जमा होगा, दोनों का जोड़ हमारा 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के बाद 11 नंबर देखिए, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, जल्दी बताइए। किलोवाट आवर, देखिए किलोवाट आवर देख के ना कई बार बचवा कंफ्यूज करता है, बचवा को लगता है तरीके वाट है हो, तो वाट के तो मात्रक, वाट तो होता है पावर का, शक्ति का, वो बता देगा ए में, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि इसमें आवर भी इंटू है, टाइम भी। तो किलोवाट तो हो गया शक्ति का और आवर हो गया टाइम का, और आपको पता है कि हो गया शक्ति मतलब पावर और घंटा हो गया टाइम का, दोनों को इंटू करेंगे तो पावर इंटू टाइम हो जाता है बच्चों ऊर्जा। तो ये ऊर्जा का मात्रक है। जो बिजली बिल हम लोग के घर में उठता है ना, तो जो बोलते हैं ना कि 1 यूनिट बिजली बिल आ गया, वो एक्चुअली में 1 किलोवाट आवर ही होता है, समझे। और 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर, ये भी याद रखिएगा।
हो सकता है हम पढ़ाइए, एग्जाम में आ जाइए कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। वैसे मैं सलाह नहीं दूंगा रट के पढ़ने के लिए। हम लोग का जिंदाबाद एमिंग हाई ऐप है, जाइए इंस्टॉल करिए, ऑलमोस्ट कोर्स फ्री होता है, जाकर के वहां से पढ़िए। ये सब तो छोटा मोटा चीज है। जब आप पढ़ लेंगे ना एक बार, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नॉलेज जो मिलेगा ना वो मेरे बच्चों दम गजब का रहेगा। आप एक बार पढ़ के 2-4 क्लास देखिएगा तब पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद 12 नंबर देखिए क्या कर रहा है। कह रहा वैद्युत परिपथ की शक्ति, पावर कितना होता है। तो पावर का 3 फार्मूला होता है, जिसमें सबसे पहला जो फेमस फार्मूला है वो V²/R। ठीक है, ये है। अब इस यहीं पे V की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, V का मान रखिएगा, V बराबर I/R पढ़े होंगे ओम के नियम में, तो V का मान रखिएगा तो फार्मूला आ जाएगा I²R। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप R का मान रखिएगा तो V×I भी आ जाएगा। लेकिन ज्यादा फेमस ये है V²/R। देखिए ना, कई बार पूछा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और भी कई बार पूछेगा आगे। तो ये होता है। अच्छा, इसी में अगर पावर यानी शक्ति ना पूछ के बोलेगा 30 सेकेंड में उष्मा कितना उत्पन्न करता है, जैसे कि प्रतिरोध लगा दिए, रजिस्टर लगा दिए, और रजिस्टर लगा करके हम बैटरी करंट बहाएंगे तो रजिस्टर से हीट उत्पन्न होगा ना, उष्मा, हीट, उष्मा। तो बोलेगा वो हीट कितना उत्पन्न हुआ या उष्मा कितना उत्पन्न हुआ। तो इसी फार्मूला में अगर टी लगा देंगे, इसी फार्मूला में सेम में इसमें टी या इसमें टी इंटू कर देंगे तो वो उष्मा का फार्मूला हो जाता है। और समझ के पढ़ने से यही फायदा होता है कि समझ के एक बार अगर क्लास कर लिए, जैसे प्रारंभ बैच हम स्टार्ट किए, उसको बढ़िया से पढ़ लिए, तो इतना बढ़िया से अंदर से बताएं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है कि आपको टेंशनें लेने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13। ईएमएफ को किससे मापा जाता है बताइए। जो ईएमएफ होता है यानी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको बोलता है विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल को किससे मेजर किया जाता है ईएमएफ को? पोटेंशियोमीटर से। वोल्ट मीटर मत बोलिएगा, ठीक है, वोल्ट मीटर मत बोलिएगा। वोल्ट मीटर से ना विभवांतर नापते हैं, 2 बिंदु के बीच विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर के से 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, विभवांतर मेजर करते हैं। लेकिन अगर ईएमएफ जो मेजर करना हो, जो ईएमएफ एक्चुअल वोल्टेज होता है किसी बैटरी का, तो उसके लिए पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर में बहुत बढ़िया से समझाए हैं कि कैसे ये जो है ना, और इंपॉर्टेंट भी है बिहार बोर्ड के लिए। तो 5 नंबर युवा में पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका पूछता है रचना, इससे रिलेटेड पूछता है कि इसका रचना बताइए, कार्य विधि बताइए, 5 नंबर में कई बार पूछा है। खैर अभी से जुड़िएगा तब तो एग्जाम तक दूंगा ही सारा चीज। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श अमीटर, आइडियल अमीटर शून्य। देखिए अमीटर जो होता है, जैसे मान लीजिए ये सर्किट है हमारा, ये सर्किट है, ठीक है। तो अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे। तो इसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, नहीं तो शून्य नहीं ना होगा तो पूरा करंट को क्या करेगा, रोक देगा। करंट ऐसे बहेगा, ऐसे करके, तो इसका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो करंट में को रोक देगा, ये तो बर्बाद कर देगा करंट के, करंट जाइबे नहीं करेगा। तो इसलिए इसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए अमीटर का, या बहुत कम होना चाहिए, शून्य या बहुत कम। और वहीं वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में ऐसे जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ना अनंत होना चाहिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका प्रतिरोध अनंत नहीं रहेगा तो इधर से करंट आएगा, अब वोल्ट मीटर में भी चला जाएगा। जबकि जाना चाहिए इस रास्ता से ना, तो इसका प्रतिरोध ज्यादा रहता है तो इधर से जाने ही नहीं देगा। जो भी करंट आएगा ना वो इधर, जैसी करंट इधर मुड़ेगा तो कहेगा इन्ने करने हम रुकावट डाले हुए हैं, तो जो भी करंट आएगा वो इधर से पास कर जाएगा। तब वोल्ट मीटर का ज्यादा होना चाहिए और अमीटर का कम होना चाहिए। याद रखिएगा, शून्य होना चाहिए अमीटर का। तो शून्य या बहुत कम भी रहता तो भी चलता, लेकिन देखिए आदर्श अमीटर बोल रहा है। आइडियल अमीटर, आइडियल मतलब जो कि एकदम आइडियल हो, जो कि एग्जिस्ट रियल लाइफ में करता नहीं है, होता ही नहीं आइडियल चीज दुनिया में, कमियां हर किसी में पाई जाती है। तो बहुत कम भी ना, आइडियल सुन। वही अमीटर बोलता, सिर्फ अमीटर बोलता। जैसे एक बार पूछा है 2020 में कि अमीटर, तो बहुत कम भी बोल सकते हैं। अमीटर बोलेगा तो बहुत कम, और आइडियल अमीटर बोल देगा एकदम सबसे बढ़िया वाला दुनिया में अमीटर, तो शून्य। लेकिन शून्य संभव थोड़ी ना कुछ तो प्रतिरोध रहेगा ना इसका। इसमें तार यूज किए हैं या जो भी यूज किए उसका कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध रहेगा ना। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ये देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो संवहन वेग होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैद्युत क्षेत्र, इसके बीच संबंध क्या है? तो दोनों समानुपाती होता है ना। इसका आंसर बी ना होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम पढ़ाए थे ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला,
कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़े होंगे आप लोग 9th 10th में, फार्मूला इसी से बताए थे कि u का मान 0 हो जाएगा तो a का होता है a होता है फोर्स बाई मास, और फोर्स होता है कितना, स्मॉल ई कैपिटल। याद करिए अगर याद आ रहा होगा तो, और टाइम के जगह पर, यही तो फार्मूला था संवहन वेग का। अगर पढ़े होंगे तब याद समझ में आ गया होगा कि कैसे आया, नहीं तो फिर रट लीजिए। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, यानी जो संवहन वेग होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का समानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों भी। कितने क्वेश्चन याद था इस 15 में, मुझे एक बार जरूर बताइएगा आप। और यही कहूंगा बच्चों, पढ़िए मन लगा करके, समझ देखिए, समझ के पढ़िएगा तो सब दिन के लिए आपके साथ रहेगा। क्या इस लिंक को अपने स्टेटस में लगा सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर सकते हैं, और कॉमेंट में बता सकते हैं कि कितना सही हुआ। एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जो नंबर बताए ना 9905948008, उस पर मैसेज आ जाना चाहिए सारे बच्चों का, एक बच्चों का इस व्हाट्सएप में मैसेज आ जाना चाहिए। और एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम चैनल जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये लीजिए, थैंक यू बच्चों। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा, आपका सलाह बहुत जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।